चलिए अब खबरों को तफसील से देखते हैं। बात रांची की खबर की। रांची में सोमवार को हुई तेज बारिश आफत बन गई। दरअसल कोकर खोराहा टोली ITI लेन के पुलिया के ऊपर पानी के तेज बहाव में 2 युवक यहां पर बह गए। इनमें एक युवक को स्थानीय लोगों की सूझबूझ से तो बचा लिया गया, हालांकि दूसरा युवक बाइक के साथ यहां पर बह गया। हालांकि 200 मीटर की दूरी पर युवक की बाइक तो मिल गई, लेकिन युवक का अब तक कोई पता नहीं चला है। वहीं उफनते नाले में फंसे युवक का नाम उमेश राणा बताया जा रहा है, जो काम करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के दौरान ये नजारा यहां पर आम है, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता। बहरहाल युवक की खोजबीन में स्थानीय पुलिस और निगम की टीम लगी हुई है। 2 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। तेज उफान में किस तरह से बाइक सहित युवक यहां पर बह गया। बाइक मिल गई है युवक की, लेकिन युवक लापता बताया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। सोमवार को दरअसल तेज बारिश यहां पर हुई। हालांकि 2 युवक थे जो कि पानी के तेज बहाव में बहने लगे, लेकिन एक युवक को बचा लिया गया, जबकि दूसरा युवक बाइक समेत बह गया। उसकी बाइक बरामद कर ली गई है, लेकिन युवक को अभी तक ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पानी का स्तर ना बढ़ गया और स्पीड पानी आने लगा, तो वहीं तो मतलब वो पकड़ दो। मतलब यहाँ का आंटी लोग थे, वो बोले कि गाड़ी छोड़ दो, तुम आ जाओ। तो आदमी गाड़ी नहीं छोड़ रहा था, तो जो हेल्प करने आया था ना, तो वो भी सोच रहा कि हम क्या करेंगे, छोड़ दिया वो। तो वो मतलब पानी तेज था ना, तो गाड़ी और आदमी को लेकर भाग गया। और जो आगे मतलब बांस उसका पेड़ है, वहीं पे अटका हुआ था गाड़ी। अभी तक पता नहीं चला। कल पानी जैसे जलस्तर बढ़ने लग गया था, वो बाइक वाला आया और सीधे घुसा दिया। वो तो उसी समय बच गया। हम लोग इधर से दौड़ के गए, रस्सी उसी दिए वो लोग को, और हम लोग बोले कि बाइक छोड़ दो और तुम लोग रस्सी पकड़ के निकल जाओ, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। और फिर बाइक को भी लेके गया, और बाइक के साथ जो था वो भी साथ में चला गया, बह गया। वो रास्ता तो गवर्नमेंट का कुछ बोल ही नहीं सकते। आज तो कई वर्ष से ऐसे चलते आ रहा है। बीच में भी एक बार हादसा हुआ था, ये दूसरा बार हादसा हुआ है। तो यहाँ का भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट का क्या करे ना करे, उनका कुछ तो। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। ओम प्रकाश, शायद बाइक का मोह नहीं होता तो दूसरा युवक भी अभी सही सलामत सामने खड़ा होता। शिवांगा, बाइक का मोह जो बात है वो तो बात सही है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार युवक का तो बात सही है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार जो युवक का पैर था वो भी बाइक के नीचे दबा हुआ था, जिस वजह से वो निकल नहीं पा रहा था। अचानक फिर बहाव इतना तेज हो गया कि युवक का जो था वो पूरी तरह से बह गया। यही वो नाला है जहां से ये पूरा हादसा हुआ। आपको बताना चाहेंगे कि फिलहाल निगम की टीम जो है इसकी अभी साफ सफाई में जुटी है, लेकिन जिस तरह से नाला का जो लेवल है वो इतना, उसके ऊपर जो पुलिया बनी है उसका लेवल इतना नीचे है कि पानी जो है इसके करीब आधा मीटर के आसपास ऊपर बहता है। तो जिस तरह की स्थिति है वो काफी भयावह है। आने जाने वाले लोगों को यहाँ से आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो पानी है वो काफी ऊपर कल बह रहा था बारिश की वजह से, जिस कारण ये हादसा हुआ। हमारे साथ एक स्थानीय भी हैं जो जिनका घर भी यहीं पर है, वो बताते हैं क्या किस तरह से हादसा हुआ था और क्या ये आए दिन होते रहता है इस तरह? कल हेवी रेन हुआ था। हेवी रेन होने के कारण पानी ओवरफ्लो कर बहुत ज्यादा ओवरफ्लो किया है। ऐसा कभी हम लोग नहीं देखे थे, इतना पानी यहाँ पर भरे हुए। उसके कारण और उस आदमी को मना किया गया था कि अब मत पार होइए, लेकिन वो गाड़ी ना छोड़, मोटरसाइकिल नहीं छोड़ पाए, जिसके कारण वो बह गए। हाँ, और अगर गाड़ी को छोड़ दिए रहते तो वो बच जाता। और दूसरे जो उनको बचाने के लिए गए थे वो उसको जो गाड़ी वाले को छोड़ दिए और वो भी बहने लगे। तो उस पार से रस्सी फेंकी गई, जो उस रस्सी के सहारे उसको बचाया गया। हाँ, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है ओम प्रकाश कि ये जो पुल है उसका लेवल अब बहुत कम हो गया है, सड़क से ज्यादा ऊंचा नहीं, और यही वजह है कि यहाँ पर ओवरफ्लो हो जाता है और लोगों के सामने मुश्किलें आ जाती है। तो इसका निर्माण कब होगा? जो स्थानीय लोगों के अनुसार इसके लिए वो बार बार जो जिला प्रशासन हो या फिर नगर निगम
या फिर स्थानीय प्रतिनिधि, सभी के पास आवेदन दे चुके हैं और उन लोगों से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर निर्माण कार्य हो। लेकिन जो नगर निगम का उदासीन रवैया कहा जाए या फिर सरकार का उदासीन रवैया, उसकी वजह से ये हादसा कल हमें यहाँ पर देखने को मिला। हमारे साथ जो परिजन हैं वो भी हैं जिनके घर में ये हादसा हुआ, हम उनसे भी जानते हैं कि जिस तरह से ये हादसा हुआ, किसे जिम्मेवार मानते हैं आप? तो जिम्मेदार मानते हैं यहाँ का गवर्नमेंट जो है, क्योंकि आज काफ़ी टाइम से रास्ता का कोई निर्माण नहीं निकल रहा है। इसके पहले भी एक हादसा हुआ है। बाकी जो भी इलेक्शन वगैरह आता है उसके बीच में फ़ोटो वगैरह सारा निकाल के चला जाता है कि अब बनेगा। उसके बीच में आज तक कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ है। अब कल की बारिश की वजह से वो कल डिप्टी से आ रहे थे अपना काम करके, उसी बीच में उनका हादसा हुआ है। अब इसके लिए तो अभी तक पूरा हम लोग खोजे, अभी तक तो कोई बॉडी का आता पता नहीं मिला है। बाकी गाड़ी उनका था, गाड़ी खाली मिला है। हाँ, बाकी उनका कोई अभी तक सुराग पता ही नहीं चला कि कहाँ पे है कि नहीं है। तो हम लोग काफ़ी टाइम से खोज रहे, 4 बजे भोर से खोज रहे, अभी तक कोई बॉडी का मतलब। एनडीआरएफ की टीम को भी शिरांदा बताना चाहेंगे कि अभी तक रिक्वेस्ट नहीं किया गया, जिस वजह से एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर फिलहाल नहीं पहुंची है और मामले में अभी यहाँ पर जो खोजबीन का काम है वो स्थानीय लोगों की ही मदद से चलाया जा रहा है, जो कि एक बड़ी विडंबना है। दरअसल इसी बात की जरूरत है कि एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पर बुलाया जाए और उसके बाद कोशिश की जाए ताकि जल्द से जल्द दूसरे युवक के बारे में कुछ पता चल सके। बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन सबसे दिक्कत वाली जो बात है वो यही कि पुल को सही तरीके से यहां पर दोबारा बनाया नहीं गया, जिसकी वजह से मुश्किल हमेशा आती रहती है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लोगों को कई बार बचा लिया गया, कई बार नहीं बचाया जा सका। चलिए फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बोकारो की खबर की बात करते हैं, जहां पर एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है, लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। गैंगरेप की घटना 2 सितंबर को घटी, लेकिन उसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कराने के लिए 4 दिनों तक पीड़िता दौड़ती रही। 3 सितंबर को पीड़ित महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बजाय उसे सेक्टर 4 के थाने और महिला थाने के बीच दौड़ाया जाता रहा। 4 दिनों तक शिकायत दर्ज नहीं होने पर पीड़िता ने मानवाधिकार आयोग से गुहार लगाई। उसके बाद एसपी ने महिला थाने को मामला दर्ज करने का आदेश दिया। पीड़ित ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को पहचानने की बात कही है। उसने अविनाश सिंह और समीर सिंह समेत 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। हालांकि एसपी ने कहा कि आरोपियों में से एक युवक के साथ पीड़िता के रिलेशनशिप की बात सामने आ रही है। 2 सितंबर को रेप होता है। महिला जो पीड़िता है वो कई थानों के चक्कर लगाती है, लेकिन उसकी फरियाद नहीं सुनी जाती है। मानवाधिकार आयोग की सदस्य से उसकी मुलाकात होती है, उसके बाद वो मामला एसपी के पास जाता है और एसपी कल सोमवार को मामले में संज्ञान लेते, तब मामला जाके दर्ज होता है। ये बहुत शर्मनाक घटना है कि एक महिला सिटी थाना से लेकर महिला थाना चास, महिला थाना सदर का चक्कर लगाते रहती है और किसी तरह उसकी पीड़ा सुनाई नहीं पड़ती है। तो ये पुलिस की कार्यशैली पर एक प्रश्न जरूर लगता है कि महिला को न्याय आखिर कैसे मिलेगा। महिला के साथ जिस तरह घटना घटी है, जिस तरह उसके साथ 4 लड़के गैंगरेप किए हैं, उसके बाद महिला लगातार यह फरियाद कई पुलिस अधिकारियों के पास की थी, लेकिन किसी ने भी उसकी फरियाद को सुनने का काम नहीं किया। पीड़िता लगातार अपनी फरियाद को लेकर दौड़ती रही, लेकिन उसकी फरियाद को किसी ने अपने कान में नहीं सुना, अनसुना कर दिया। तो कह सकते हैं कि महिला जो पीड़िता है वो अपने फरियाद को लेकर जब एसपी के पास गई तो उनकी बातों को पूरी गंभीरता से सुना। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। जो 4 आरोपी हैं उसमें 2 की पहचान कर ली गई है। अब देखना यह है कि कब तक उसकी गिरफ्तारी होती है। वैसे जो हमारी बात एसपी से हुई है, डीएसपी सिटी से हुई है, उनका कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है, पीड़िता को न्याय मिलेगा और उसकी गिरफ्तारी होगी। ज्ञानेंदु जयपुरिया, न्यूज 18 बोकारो। तो इस पूरे मामले में बोकारो पुलिस पर साफ गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एफआईआर के लिए आखिर गैंगरेप पीड़िता को क्यों दौड़ाती रही पुलिस? एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को 4 दिन आखिर क्यों लग गए? और सवाल यह भी कि महिला की पीड़ा पर क्यों संवेदनहीन बनी रही महिला थाना पुलिस? आखिर क्यों पीड़िता को मानवाधिकार आयोग की शरण में जाना पड़ा और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई शुरू हुई?
बड़ी खबर गोड्डा से है, जहां पर एक आश्रम में साध्वी से गैंगरेप की घटना सामने आई है। तो गोड्डा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एक आश्रम में साध्वी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। रात के वक्त आश्रम में रेपिस्ट घुसे और इस घटना को अंजाम दिया। 4 से 5 की संख्या में आए हुए थे आरोपी, जिन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर आपको गोड्डा से दे रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर एक आश्रम में घुसकर इतनी घिनौनी वारदात को, इतनी बड़ी संख्या को कैसे अंजाम दिया जा सका। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अजीत, आपसे जानना चाहूंगी आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी शिराना, बता दूं सबसे पहले कि यह बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानीडीह पंचायत के टाड़ावार नामक एक गांव में महर्षि मेही का एक आश्रम हुआ करता था, जहां पे कुछ साध्वियां रहती थी 4-5 की संख्या में, और कुछ साधक लोग भी रहते थे। और देर रात उस सुनसान इलाके में स्थित ये जो आश्रम है, उसमें 4 या 5 की संख्या में लोग घुसे हैं। दीवार फांद कर अंदर घुसे हैं, और जो साध्वी अकेली थी वहां उस कमरे में, और जो बाकी साध्वियों को अलग अलग कमरे में बंद करके उनके साथ 2 लोगों के दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आ रही है सिरांदा। लेकिन इस मामले में हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और जिनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है सिरांदा। लेकिन जिस तरह की ये वारदात घटी है और बहुत ही शर्मनाक घटना है। सुरक्षा पर सवाल उठते हैं अजीत, क्या आसपास किसी तरह की सुरक्षा नहीं है अगर वहां पर साध्वियां रह रही हैं तो? और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, पूरी योजना बनाकर, ऐसा लग रहा है कि पहले से तैयारी करके आए थे, पहले से वो जान रहे थे यहाँ पर रह रही हैं साध्वियां, और टारगेट करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल सही बात है। वहाँ सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं थे, ना ही वहाँ कोई गार्ड मौजूद नजर आया। जब हमने उस आश्रम का दौरा किया तो वहाँ पे कोई गार्ड नजर नहीं आया, सिर्फ साध्वियां रहते थे और साधक, और उनमें से भी कुछ साध्वियां जो है कल किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बाहर निकली हुई थी आश्रम से। लिहाजा मनोबल बढ़ा इन लोगों का और इन्होंने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है सिरांदा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अजीत इस जानकारी के लिए। लेकिन सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं लगाई गई, अगर इस तरह से साध्वियां वहां पर रह रही थी, और कैसे 4-5 लोग घुसते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, आसपास भनक तक नहीं लगती है। खबर हजारीबाग से। हजारीबाग के पेलावल थाना क्षेत्र में रविवार को न्याय मार्च के दौरान पथराव और लाठीचार्ज हुआ था। इसी मामले में एसपी ने कहा है कि शहर में कुछ असामाजिक तत्वों ने दंगा फैलाने की साजिश रची थी, जिसे पुलिस की सूझबूझ से टाल दिया गया। एसपी ने बताया कि मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि एक छात्रा का शव पलामू के मेदिनी नगर में एक लॉज से मिला था, जिसके बाद लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था। वहीं इस मामले में सोशल मीडिया पर भावनाओं को भड़काने वाला पोस्ट शेयर कर बड़ी साजिश रची गई थी। जो है कैंडल मार्च के नाम पे इधर ला करके कुछ दंगा कराने का नियत से कुछ लोग निकले हुए थे, जिसको हम लोग टाइमली इंटरवीन करके उसको कंट्रोल कर दिए। और उसमें बहुत लोगों का नाम आया है जो इसको कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज किया, कैसे सबको जुटाया और कैसे ये सब चीज़ कराया करके। इसमें ऑलरेडी 7-8 आदमी हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ जारी है, और भी हम लोगों का तलाशी में पुलिस लगी हुई है। अब बात कर लेते हैं राज्य में कोरोना की स्थिति की। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 52,620 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 482 हो गया है। रांची से कोरोना अपडेट दे रहे हैं संवाददाता उपेंद्र कुमार। झारखंड में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या की, तो राज्य के अलग अलग जिलों में कोरोना से 12 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 482 हो गई है। एक दुखद पहलू यह भी है कि सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के मर्चरी यानी मुर्दा घर में 2200 पड़े हुए हैं, जिसमें से कई कोरोना पॉजिटिव भी हैं, जिनको 4 दिन के वेट के बाद प्रशासन उसका अंतिम संस्कार करेगा। लेकिन कई
ऐसे 100 हैं, 18 से ज्यादा ऐसे 100 हैं जो कई दिनों से पड़े हुए हैं। उनके परिजनों ने उन्हें नकार दिया है या कहें उनको याद नहीं है कि उनका कोई परिजन मर गया है, छोड़ दिया है। और जिला प्रशासन और रिम्स प्रशासन के बीच में अंतिम संस्कार के लिए एक दूसरे पे आरोप मढ़ा जा रहा है कि ये उनकी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी तय की बात है। इस बीच में अगर बात करें कि पिछले 24 घंटे में कितने कोरोना पॉजिटिव मिले हैं तो यह आंकड़ा 1553 का है और इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 52,620 हो गई है, जबकि इस दौरान 1366 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं और राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 37,550 हो गई है। एक बार फिर से आज जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से मास ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें 11 जिलों में रैपिड एंटीजन किट से कोरोना की जांच होगी और 1,50,000 से ज्यादा जांच का लक्ष्य रखा गया है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच दिल्ली से केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम जमशेदपुर पहुंची, जहां उपायुक्त और सिविल सर्जन के साथ उन्होंने बैठक की। टीम के सदस्य शहर के तमाम अस्पतालों में बने कोविड वार्ड का दौरा कर हालात का जायजा लेंगे। साथ ही शहर के कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण करेंगे ताकि शहर में बढ़ रहे कोरोना के कहर को कम किया जा सके। झारखंड सरकार है पुरजोर से काम कर रहे हैं और उनका जितना साधन है, साधन को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं और हम इसमें देखेंगे क्या सुधार कर सकते हैं, तो भारत सरकार की तरफ से वो करने की कोशिश करेंगे। और बात कैबिनेट बैठक की, आज शाम 4 बजे हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक होगी। प्रोजेक्ट भवन सभागार में होने वाली बैठक में 18 सितंबर से आयोजित होने वाले मानसून सत्र और सरकार की ओर से सदन में लाए जाने वाले अनुपूरक बजट समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है, जिसमें 18 सितंबर से मानसून सत्र को लेकर के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा। इसके अलावे जो सरकार के द्वारा मानसून सत्र के दौरान जो अनुपूरक बजट पेश की जाएगी तो उस पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावे कई प्रस्तावों की मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार